नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ हिमांशु सैन। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऑडियो बुक पढ़ा रहे हैं जिस बुक का नाम है रामशरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास। इस बुक पर हम 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 10वां चैप्टर हमारा है हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण। दोस्तों, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और पहली ही हेडिंग है हमारा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जो है पेज नंबर 72 पर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब में हड़प्पा में कांस्य युग की शहरी संस्कृति एक अग्रणी खोज थी। सन 1853 में एक महान उत्खननकर्ता और खोजी ब्रिटिश इंजीनियर ए कनिंघम का ध्यान एक हड़प्पा मोहर पर गई। हालांकि मोहर पर एक बैल और एक 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन वह इसके महत्व से अनभिज्ञ रहा। हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 में की गई, जब भारतीय पुरातत्वविद या दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की। इसी समय एक इतिहासकार आर.डी. बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। दोनों ने मिलकर एक विकसित सभ्यता का सूचक माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों और अन्य प्राचीन वस्तुओं की खोज को संभव बनाया। सन 1931 में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। सन 1938 में मेके ने उसी जगह की खुदाई की। सन 1940 में वस ने हड़प्पा में खुदाई की। सन 1946 में मोतीमेयर व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। स्वतंत्रता पूर्व और विभाजन पूर्व काल में की गई खुदाई ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थलों की प्राचीन वस्तुओं को प्रकाश में लाया, जहां कांसे का इस्तेमाल किया गया था। स्वतंत्रोत्तर काल में भारत और पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और इससे जुड़े स्थलों की खुदाई की। सूरज भान, M.K. धवालीकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर, R.S. बिस्ट और अन्य ने गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में काम किया। पाकिस्तान में F.A. खान ने मध्य सिंधु घाटी में कोट दीजी की खुदाई की और हकरा और पूर्व हकरा संस्कृतियों की तरफ M.R. मुगल ने काफ़ी ध्यान दिया। A.H. दानी ने पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में गांधार की कब्र की खुदाई की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सहित कई स्थानों पर काम किया। चलते हैं और आगे इसी पैराग्राफ में, जो है पेज नंबर 73 पर। अब हमारे पास हड़प्पा पर्याप्त समृद्ध सामग्री है, हालांकि उत्खनन और खोज अभी भी प्रगति पर है। सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत हैं, लेकिन हकरा घगर नदी के साथ पहचानी गई सरस्वती की भूमिका और इस संस्कृति के निर्माण करने वाले लोगों के बारे में अलग अलग राय है। इस अध्याय में इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है, जिसका अवलोकन पहले ही हो चुका था, लेकिन कांस्य का उपयोग करने वाली संस्कृति के रूप में यह बाद की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुआ। इसे हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता पहली बार सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक स्थल हड़प्पा में खोजी गई थी। सिंध के कई क्षेत्र पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य क्षेत्र बने। यह संस्कृति शहरी सभ्यता में विकसित और परिपक्व हुई, जिसका विकास सिंध और पंजाब में हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। वहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। इस तरह हड़प्पा संस्कृति पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे थी। यह उत्तर में शिवालिक से दक्षिण में अरब समुद्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन तट से उत्तर पूर्व मेरठ तक फैला था। समुद्री किनारों ने एक त्रिभुज जैसे स्थान का गठन किया, जो लगभग 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि पाकिस्तान की तुलना में बड़ा क्षेत्र है और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में तो निश्चय ही बड़ा है।
ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में दुनिया भर में कोई अन्य संस्कृति क्षेत्र हड़प्पा जितना व्यापक नहीं था। पूरे उपमहाद्वीप में अभी तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है। वे हड़प्पा संस्कृतियों के शुरुआती चरण, विकसित अवस्था और अंतिम चरण से संबंधित हैं। विकसित चरण के स्थलों में दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। दोनों पाकिस्तानी हिस्से में हैं। वे 483 किलोमीटर दूर स्थित सिंध से जुड़े हुए थे। सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक तीसरे शहर चूंदड़ो में खंपात की खाड़ी के सिरहाने गुजरात के लोथल में चौथा शहर है। पांचवा शहर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा में है, जिसका मतलब है काली चूड़ियाँ। छठा शहरी बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक चरण मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा। ये हड़प्पा काल की मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे, सड़कों और नालियों के अवशेषों से संबंधित स्वरूपों को दर्शाते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विकसित और समृद्ध स्तर इन सभी 6 स्थलों पर देखने को मिलता है। सूत कंसेंडर और सूरकोतड़ो के तटीय शहरों में भी इसका प्रमाण देखते हैं। इन शहरों की पहचान गढ़ से होती है। बाद में हड़प्पा काल के संकेत गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप के रंगपुर और रोजड़ी में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पेज नंबर हमारा 74 है, इसी हेडिंग में चल रहे हैं अभी हम। कच्छ इलाके में इसे धोलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के सभी 3 चरण दिखते हैं। ये चरण राखीगढ़ी में भी मिलते हैं, जो हरियाणा के घगर में स्थित है और धोलावीरा से बहुत बड़ा है। तुलनात्मक तौर पर धोलावीरा 50 हेक्टेयर में फैला है, जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर और राखीगढ़ी 250 हेक्टेयर में है। हालांकि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयरों में फैला है। प्राचीन समय में बाढ़ से इस शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। नई हेडिंग है हमारी शहर योजना और संरचना। हड़प्पा संस्कृति की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की मुख्य पहचान गढ़ या टीले के रूप में थी। संभवतः यह शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे ईंट के घरों वाला एक निचले शहर है, जो आम लोगों द्वारा बसाए गए थे। शहरों में इन आवासीय व्यवस्थाओं की विशेषता यह है कि वे खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था। शहरों के स्मारक शासक वर्ग द्वारा जुटाए गए संगठित श्रमिकों और कर संचय संबंधी क्षमता के प्रतीक हैं। ईंटों के विशाल निर्मित आम लोगों पर शासक की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करना का एक साधन थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानगार है, जिसमें तालाब शामिल है, जो गढ़ों के टीलों में स्थित है। यह ईंटों की खूबसूरती निर्मिति का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी माप 11.88 × 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तालाब की दोनों ओर सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी और कपड़े बदलने के लिए किनारों में कमरे थे। स्नानगार की फर्श पक्की ईंटों की बनी थी। बगल में कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था और स्नानागारों में कोने से नाली निकलती थी। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था, जो भारत में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा में पाए जाने वाले बड़े तालाब की तुलना बड़े स्नानागारों से की जा सकती है। धोलावीरा तालाब का इस्तेमाल शायद ही उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। हालांकि हड़प्पा के गढ़ में हम 6 भंडार पाते हैं। ईंटों के चबूतरे की एक श्रृंखला ने 2 पंक्तियों में 6 भंडारों का आधार बनाया। प्रत्येक भंडार 15.23 × 6.09 मीटर का था, नदी के पास ही था। 12 इकाइयों की संयुक्त फर्श लगभग 838 वर्ग मीटर की थी। यह लगभग उतने ही क्षेत्र में थी जितने में मोहनजोदड़ो का विशालकाय अन्नागार। हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। यह स्पष्टतः अनाज तैयार करने के लिए थे। पेज नंबर 75 है हमारा। क्योंकि गेहूं और जौ फर्श की दरारों में पाए गए थे, हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी भी थी, जिसमें संभवतः मजदूर रहते थे।
कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं, जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा के शहरों में अन्नागारों में ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा शहरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल बेजोड़ है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हम समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का उपयोग पाते हैं, लेकिन हड़प्पा के शहरों में इनका इस्तेमाल उससे कहीं अधिक हुआ। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। लगभग सभी शहरों में हर घर, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सब में अपना आंगन और स्नानागार होता था। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे। नाली से घरों का पानी सड़कों पर निकलता था। कभी कभी इन नालियों को पत्थर के पाटों या ईंटों से रख दिया जाता था। बनावली में सभी सड़कों और नालियों के अवशेष पाए गए हैं। कुल मिलाकर घरेलू स्नानागार और नालियों की गुणवत्ता उल्लेखनीय है और हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। शायद ही किसी अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया जितना कि हड़प्पा के लोगों ने दिया। नई हेडिंग हमारा 200 कृषि या एग्रीकल्चर। तुलनात्मक रूप से बहुत कम वर्षा वाले सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं हैं, लेकिन अतीत के समृद्ध गांवों और कस्बों से यह प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था। आज वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में अलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक की सूचना अनुसार सिंधु भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था। पहले के समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्रकृति वनस्पति थी, जो बारिश कराने में भूमिका अदा करती थी। इससे ईंटें पकाने व इसे कठोर बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती थी। कृषि के विस्तार और बड़े पैमाने पर चारागाह और ईंधन की आपूर्ति के समय के साथ प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। क्षेत्र की उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है। सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ एक वार्षिक घटना थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण किया और सिंधुवासियों को समृद्ध किया। नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल पेज नंबर 76 में अपनी फसल गेहूं और जौ काट लेते थे। वहां कोई कुंदाल या हल नहीं पाया गया है, लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेती की जुताई होती थी। हड़प्पा के लोगों ने शायद बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया। इसके लिए ऊँटों का भी इस्तेमाल हुआ होगा। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया गया होगा। जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद या नाला बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की एक विशेषता थी, लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। हड़प्पा गांव, जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, केवल अपने लिए नहीं बल्कि कस्बों के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ कारीगरों, व्यापारियों और शहर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए निश्चय ही कठोर श्रम किया होगा। तथ्यतः वे खाद्य उत्पादन गतिविधियों के बारे में बहुत परेशान नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ, राई, मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। तब तक दो प्रकार के गेहूं और जौ उग चुके थे। बनावली में जौ की पर्याप्त मात्रा की खोज की गई। इसके अलावा तिल और सरसों उपजाए जाते थे। हालांकि लोथल में हड़प्पा लोगों की स्थिति भिन्न मालूम होती है। ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व 1800 के पहले लोथल के लोग धान उपजाते थे, जिसके अवशेष पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और संभवतः कालीबंगा में ही बड़े बड़े अन्नागारों में अनाज संग्रह किया जाता था। संभवतः किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था। साथ ही आपात स्थिति पड़ने पर इसे मजदूरी के भुगतान के लिए संग्रह किया जाता था। यह सादृश्य अनुमान मेसोपोटामिया के शहरों से लगाया जा सकता है, जहां मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया, जो सिंध से लिया गया है। नई हेडिंग हमारा पशुपालन। हालांकि हड़प्पा के लोगों ने खेती भी की और बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। बैल, भैंस, बकरियां, भेड़ और सूअर का पालन किया।
किया गया। कुबर वाले ऊँट और बैलों को हड़प्पा के लोगों ने पसंद किया। शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों के प्रमाण मिलते हैं। गधे व ऊँट भी पाले गए थे। निश्चय ही इनका उपयोग बोझ उठाने और ऊँटों को खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सतही तौर पर घोड़े का सबूत मोहनजोदड़ो और लोथल के संदिग्ध टेराकोटा मूर्तियों से मिलता है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकोतड़ो से मिला है, जो ईसा पूर्व 2000 के आसपास का है, लेकिन इसकी पहचान संदिग्ध है। किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़े पर केंद्रित नहीं थी। प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में ना तो घोड़े की हड्डियां पाई गईं और ना ही इसके कोई अस्तित्व पाए गए। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे। वे गैंडों से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेरियाई शहरों ने हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया, लेकिन गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की, हाथी पाला। मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। कारीगरी और शिल्प। सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि, संचय, कांस्य के औजारों के निर्माण के अलावा अन्य शिल्प तथा व्यापक तौर पर व्यापार व वाणिज्य पर आधारित था। इसे भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता था, लेकिन इस उद्देश्य के लिए वे कभी कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे। चूँकि हड़प्पा में आसानी से ना तो टीन उपलब्ध थे न तांबे, इसलिए इस क्षेत्र में कांस्य के औजारों का विस्तार नहीं हुआ। अयस्कों की अशुद्धता दर्शाती है कि तांबे को राजस्थान के खेतड़ी तांबा खाने से प्राप्त किया गया था। हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जा सकता है। संभवतः टीन को अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ लाया गया था, भले ही इसके पुराने कार्य हजारीबाग और बस्तर में पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से बरामद हुए कांस्य उपकरण और हथियारों में कुछ प्रतिशत टीन में भी पाए गए हैं। हालांकि कांस्य के सामानों को बनाने में उपयोग आने वाले जितने सामान हड़प्पा ने छोड़े, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। उन्होंने न केवल मूर्तियां और बर्तनों का उत्पादन किया, बल्कि कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरण और हथियारों का भी उत्पादन किया। हड़प्पा कस्बों में कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तशिल्प विकसित हुए। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान पाए गए हैं। धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल संरचना ईंट निर्माण शिल्प के महत्वपूर्ण होने का प्रमाण है और यह राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण है। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे। आगे इस बात का वर्णन है कि मोहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। सोनार, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। पहली दो सामग्रियां अफगानिस्तान से कुम्हार के पहियों का काफ़ी उपयोग किया गया था। हड़प्पा ने चमकदार चमाते मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया, जो उनकी विशेषता थी। पेज नंबर हमारा दोस्तों 78। नई हेडिंग है व्यापार व वाणिज्य। सिंधु लोगों को जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों से मिलती है, बल्कि कई मोहरों जैसे लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती हैं। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर और धातु खाल का काफ़ी व्यापार किया। हालांकि उनके शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था। वे धातु के पैसों का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। तैयार माल और संभावित अनाज के बदले वे नाव, अरब समुद्र के तट पर रास्ता ढूंढते हुए बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों और धातु खरीदते थे। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहिए वाली गाड़ियां उपयोग में थीं। प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले पहियों के आधुनिक इक्के के स्वरूपों का इस्तेमाल किया। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। उनके इस शहर में टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स महानद घाटी के लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में कई हड़प्पा मोहर
की खोज की गई और प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया के शहरी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सौंदर्य प्रसाधन की नकल भी की। हड़प्पा ने लापिस लजुली क्षेत्र में दूर दूर तक व्यापार किया। लापिस की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान दिया। मेसोपोटामिया दस्तावेजों के अनुसार ईसा पूर्व 2350 के आसपास से मिलौआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया ग्रंथों में दिलमुन और मकन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशनों का उल्लेख है जो मेसोपोटामिया और मेलौआ के बीच है। दिलमुन संभवतः फारसी खाड़ी पर बहरीन के रूप में पहचाना जा सकता है। इस बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों के उत्खनन की आवश्यकता है। नई हेडिंग हमारा सामाजिक संगठन। खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ दो ही इलाके को शहर की मान्यता मिली, जबकि इसकी स्थानीय संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है, जिसमें बाद में कालीबंगा और धोलावीरा को भी शामिल किया गया। गढ़ या पहला इलाका वह था जहां शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का आवास नौकरशाहों और मध्य वर्ग व्यापारियों के लिए होता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बस्तियों में पदानुक्रम काम के आधार पर था या सामाजिक आर्थिक भेदभाव के आधार पर जुड़ा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक शहर में विभिन्न आवास समूहों के घर थे जो समान आकार के नहीं थे। विभिन्न आवासीय संरचनाओं से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं, जिसमें 1 से 12 तक कमरों की संख्या होती थी। हड़प्पा शहर में जो 2 कमरे वाले घर थे वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए होते थे। राजनीति। हड़प्पा संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में कमोवेश समान दिखती है। स्पष्टतः यह किसी सत्तासीन शक्ति द्वारा संचालित होती रही होगी। हम सिंधु घाटी में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संप्रभुता, मंत्रीगण, आबादी युक्त क्षेत्र, किला, राजकोष, शक्ति और बिंदुत्व को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है। हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। उस क्षेत्र के मध्य शहर में नौकरशाहों या सरकारी मुलाजिमों की गद्दी होती थी और मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार ही खजाना या राजकोष होता था। ऐसा लगता है कि कर के रूप में अनाज एकत्रित किया जाता था। पूरा हड़प्पा क्षेत्र एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र था। किलाबंदी कई शहरों की विशेषता होती थी। धोलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले होते थे। यद्यपि किसी संगठित बल या स्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन बिखरे हुए पत्थरों के ढेर लगाने से और सूर कोतड़ा के बर्तनों में सैनिक के चित्रण से स्थायी सेना का अनुमान लगता है। हर हाल में हड़प्पा के दौर में व्यवस्थित राज्य स्थापित हो चुका था। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। महान स्नानागार के अलावा किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार के धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं हुई है। यह स्नानागार संभवतः धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा में शासन किया जैसे वे मेसोपोटामिया के निचले शहरों में करते थे। हड़प्पा के शासक किसी पर विजय पाने के मुकाबले वाणिज्य के लिए ज़्यादा चिंतित थे। हड़प्पा संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि हो ना हो उन दिनों प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही हो। नई हेडिंग हमारा धार्मिक परंपराएं। हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है, जिससे पौधों की उत्पत्ति और विकास का संबंध जुड़ा है। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन, पेज नंबर हमारा 80 है, की देवी के रूप में देखा और उसी तरह उसकी पूजा की, जैसे मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की थी। हम नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की ही तरह मातृ प्रधान हैं या नहीं। मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी, लेकिन हम हड़प्पा समाज की विरासत व शासन की प्रकृति के बारे में नहीं जानते। कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए एक श्रद्धा भाव का संकेत मिलता है। हालांकि उसे
कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ देवी की पूजा के विकास में बहुत समय लगा। पुराणों और तंत्र साहित्य में वर्णित दुर्गा, अम्बा, काली और चंडी जैसे विभिन्न देवी माताओं के संकेत 6वीं शताब्दी में मिलते हैं। उस दौरान हर गांव की अपनी अलग देवी थी। नई हेडिंग हमारा सिंधु घाटी में पुरुष देवता। नर देवता मोहर पर अंकित है। इस देवता के 3 सींग वाले सिर हैं, जिसमें वह योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठा है। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गैंडा, सिंहासन के नीचे एक भैंस है। इसके पैर के नीचे 2 हिरण हैं। चित्रित देवता को पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन यह पहचान संदिग्ध है क्योंकि यहाँ बैल को चित्रित नहीं किया गया है और सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी दिखाई पड़ते हैं। हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखी जाने लगी। हड़प्पा में पत्थरों से बने पुष्प और स्त्री गुप्तांगों के कई प्रतीक पाए गए हैं, संभवतः पूजा के लिए थे। ऋग्वेद में आर्योत्तर लोगों द्वारा पुरुष लिंग की पूजा का उल्लेख है। इस प्रकार हड़प्पा काल में पुरुष लिंग की पूजा शुरू हुई, जिसे बाद में हिंदू समाज में एक सम्मानजनक रूप में देखा गया। दोस्तों, नई हेडिंग है हमारा वृक्ष और पशु पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। एक मोहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र मिलता है। आज भी इस पेड़ की पूजा होती है। हड़प्पा काल में भी जानवरों की पूजा होती थी। उनमें से कई के चित्र मोहरों पर अंकित थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला जानवर है, जिसकी पहचान गैंडे के रूप में की गई है। उसके बाद कुबड़ वाला बैल है। आज भी जब ऐसा बैल सड़कों से गुजरते हैं तो धार्मिक हिंदू रास्ता दे देते हैं। इसी प्रकार पशुपति महादेव के आसपास के जानवरों से संकेत मिलता है कि इनकी पूजा होती है। जाहिर है कि सिंधु क्षेत्र के निवासियों ने पेड़ों, जानवरों और मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा की, लेकिन देवताओं को मंदिरों में नहीं रखा गया। यह मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में आम थी। हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों के बारे में उनकी लिपि को पढ़े बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। ताबीज़ बड़ी संख्या में पाए गए हैं। सामान्यतः हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने उनसे बचने के लिए ताबीज़ का इस्तेमाल किया। अनार्यों की परंपराओं से संबंध अर्थवेदों में कई जादुई मंत्र शामिल हैं, जिनमें रोगों और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ताबीज़ के इस्तेमाल की सलाह है। पेज नंबर हमारा 81 है दोस्तों। नई हेडिंग है हड़प्पा लिपि। हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पा लिपि की खोज सन 1853 में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज सन 1923 में पूरी हुई। हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविडियन के साथ जोड़ा, कुछ ने संस्कृत के साथ और अन्य विद्वानों ने सुमेरिया भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है। चूँकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई है, इसलिए हम ना तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं, ना ही उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। पत्थरों की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। अधिकांश अभिलेख मोहर पर दर्ज थे और उनसे कुछ ही शब्द होते थे। इन मोहरों का उपयोग धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 250 से 400 चित्रलेख हैं और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि, विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह सिंधु क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पश्चिमी एशिया की लिपियों के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाता है। नई हेडिंग हमारा दोस्तों माप तोल। निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण और बही खातों के लेखा जोखा में निश्चय ही लिपि ज्ञान मददगार साबित हुआ होगा। सिंधु क्षेत्र के शहरी लोगों को भी व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन और मापन की आवश्यकता थी। वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए हैं। तदनुसार मापन हेतु मोटे तौर पर 16 या उसके गुणकों का उपयोग किया गया था। उदाहरण 16, 64, 160, 320 और 640। दिलचस्प है कि 16 की परंपरा भारत में आधुनिक समय तक जारी रही। 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था। पेज नंबर हमारा 82 है। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए हैं और इनमें से एक कांस्य का बना है। नई हेडिंग हमारा हड़प्पा के बर्तन।
हड़प्पा के कुम्हारों को हड़प्पा के कुम्हारों को पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। खोजे गए सभी नमूने लाल हैं। इसमें डिश ऑन स्टैंड, नीचे से आधार युक्त तस्तरी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों को अलग अलग डिजाइन से पेंट भी किया गया है। सामान्यतः हड़प्पा बर्तनों पर पेड़ों और वृत्तों के चित्र होते थे। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की छवि भी चित्रित है। नई हेडिंग है हमारा मोहर और मुद्रण। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं मोहर हैं। लगभग 2000 मोहरें मिली हैं। इनमें से अधिकांश पर एक सींगी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित हैं। मोहरें शैलकड़ी या चमकदार बेल बट्टूदार पदार्थ की बनी होती थीं और शक्ति या अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थीं, इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थीं जिन्हें सीलिंग कहा जाता था। मोहरें और ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। नई हेडिंग है हमारा मूर्तियाँ। हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियां बनाई। कांस्य से निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है और वह एक हार पहनने के अलावा नग्न है। हड़प्पा काल के पत्थर की मूर्ति के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। शैलकड़ी की मूर्तियों को दाहिने बाह के नीचे से बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहना गया है जो साल की तरह है और सिर के पीछे बुने हुए बालों का जोड़ा बना हुआ है। नई हेडिंग हमारा टेराकोटा की मूर्तियाँ। मिट्टी की कई मूर्तियां आग में पकाई जाती थीं, जिन्हें आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता है। उन्हें खिलौने या पूजा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वे पक्षियों, कुत्ते, भेड़, मवेशी और बंदरों के संकेतक हैं। इन टेराकोटा की वस्तुओं में पुरुषों और महिलाओं को भी बहुतायत में देखा जा सकता है, जिनमें औरतों की मूर्तियां ज़्यादा हैं। मोहरों और छवियों का निर्माण बड़े कौशल से किया जाता था, लेकिन टेराकोटा के टुकड़े अनौपचारिक कलात्मक के प्रतीक हैं। पेज नंबर 83 हमारा। उनके बीच एक अंतर से उन वर्गों के बीच की खाई का पता चलता है जो उनके इस्तेमाल करते थे। पहली ऊपरी वर्ग के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा और दूसरा आम लोगों द्वारा। नई हेडिंग हमारा पत्थरों का काम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर का काम अधिक नहीं मिलता क्योंकि इन दो महान शहरों में पत्थर नहीं प्राप्त हो सके। हालांकि धोलावीरा और कच्छ में स्थिति अलग थी। धोलावीरा का गढ़ पत्थर का बना है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था और हड़प्पा के गढ़ों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खोज है। धोलावीरा में राजमिस्त्री के कामों में ईंटों के साथ काटे गए पत्थर का उपयोग उल्लेखनीय है। धोलावीरा में लाश दफनाने में 3 प्रकार के पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया गया है और इनमें से एक कब्र पर पत्थरों का घेरा बनाया गया और उस पर मेगालिथिक पत्थरों का एक और घेरा बनाया गया है। नई हेडिंग हमारा सिंधु संस्कृति का अंत। विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर 2500 से 1900 के बीच मौजूद थी। प्रतीत होता है कि उस पूरे अंतराल की संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण, औजार और घर मौजूद थे। पूरे जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा और समान चमकीली लंबी ब्लेड। हालांकि यह एक रूपता वाले दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गई, लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो गई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 1500 तक यह खत्म होते होते जारी रहा। इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईसा पूर्व 1700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गईं, अर्थात जलापूर्ति में कमी हुई। इसी तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे, लेकिन मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया। लापिस लाजुली, मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था, जो मेसोपोटामिया की पूर्व सीमा पर स्थित था। ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का
मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बाधित हुआ। साथ ही हड़प्पन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टीन सहित अन्य वस्तुओं का भी आयात निर्यात बाधित हो गया। हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थ खासकर पत्थर के मोती बनाए गए और बाहर भेजे गए। मेसोपोटामिया की निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई। इसी तरह सिंधु घाटी में टीन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले निपुण कारीगरों को भी बड़ा झटका लगा। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अभिजात वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का हास्य हुआ। पेज नंबर 84 हमारा, जिसकी हेडिंग है परिपक्वता। लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान हुई है। इनमें से प्राचीन और शहरी हड़प्पा के पूर्व के सांस्कृतिक स्थलों की कुल संख्या आधे से अधिक है। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या 1022 है। उनमें से 406 पाकिस्तान में स्थित हैं और 616 भारत में। यद्यपि विकसित हड़प्पा स्थल उनके कुल शहरी प्रकृति के कारण प्राचीन और शहरी हड़प्पा पूर्व के स्थलों से अधिक हैं। विकसित हड़प्पा स्थलों का कुल क्षेत्रफल प्राचीन और शहरी पूर्व स्थल की तुलना में बड़ा है। हड़प्पा शहर सुनियोजित विकास के प्रतीक है, जबकि उसके समक्ष मेसोपोटामिया एक अनियोजित विकास को दर्शाता है। हड़प्पा शहरों में ईंटों से बने स्नानगारों, कुओं के साथ सीढ़ियों वाले आयताकार घर पाए गए हैं। हालांकि पश्चिमी एशिया के शहरों में ऐसे नगर नियोजन स्पष्ट नहीं है। नोस में क्रेट के अलावा पुरातन काल में शायद ही कोई ऐसी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली का निर्माण हुआ। पश्चिमी एशिया के लोग भी हड़प्पा के लोगों की तरह पक्की ईंटों के उपयोग में ऐसे कौशल नहीं दिखा पाए। हड़प्पा ने विशेष प्रकार की मिट्टी के जरिए अपने खुद के बर्तनों और मोहरों का निर्माण किया। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अपनी लिपि का आविष्कार किया, जो ना तो मिस्र से था ना ही मेसोपोटामिया में। हड़प्पा की भांति यहाँ इतने व्यापक क्षेत्र में कोई भी समकालीन संस्कृति नहीं पनपी। नई हेडिंग हमारा उत्तर शहरीकरण का काल। ईसा पूर्व 1900 तक हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। इसके बाद उसकी व्यवस्थित नगरीय योजना, ईंट के व्यापक उपयोग, लेखन की कला, मानक वजन और माप गढ़ों व तराई शहरों के बीच के अंतर, कांसे के औजारों के उपयोग तथा काले रंग में चित्रित लाल बर्तन इत्यादि का जो शहरीकरण दौर था, उसकी शैलीगत एकरूपता लगभग गायब हो गई। उत्तर हड़प्पा में शहरी संस्कृति के पश्चात के कुछ लक्षण पाकिस्तान और मध्य व पश्चिमी भारत में के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ईसा पूर्व 1900 से 1200 तक के काल में हुआ हड़प्पा संस्कृतियों के उत्तरी शहरी काल में उप सिंधु संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसे उत्तर हड़प्पा के लोग रूप में माना जाता था, लेकिन अब इसे उत्तरी शहरी हड़प्पा संस्कृतियों के रूप में जाना जाता है। उत्तरी शहरी हड़प्पा संस्कृतियाँ मुख्यतः पाषाण युगीन थी, जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया गया था। उनके पास जटिल ढलाई से बनने वाली कोई धातु की बनी जटिल वस्तुएं नहीं थीं। हालांकि उनके पास कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, चूड़ियाँ, टेढ़े उस्तरे, मछली फंसाने की बंसी और भाले थे। पाषाण युगीन लोग उत्तरी शहरी चरण के बाद गांवों में रहते थे। वे कृषि, भंडारण, शिकार और मछली पर निर्भर थे। संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में धातु के कामों की कारीगरी के प्रसार ने कृषि और बस्तियों का प्रसार किया। गुजरात के प्रभास, पाटन, सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रत्यक्ष उदाहरण को दर्शाते हैं। हालांकि उदयपुर के पास अहर में कुछ हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। अहर संस्कृतियों के स्थानीय केंद्र गुलिंद में 2000 और 1500 के बीच ईंट की संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। शायद हरियाणा में भगवानपुर के अलावा उत्तर हड़प्पा चरण में अन्यत्र कहीं पकी ईंट नहीं मिली। हालांकि भगवानपुर में ईंट से संबंधित डेटिंग अनिश्चित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में लाल किले के ओसीपी स्थल पर बिखरे हुए कुछ ईंट के टुकड़े मिलते हैं। हालांकि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुमानतः 1700 वर्षों से ईसा पूर्व 1200 तक मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृतियों में कुछ हड़प्पा कालीन तत्व पाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रहवास नवदा तोली में था। तापी, गोदावरी और भीमा की घाटियों में पाए जाने वाले कई जोरवे स्थलों के बारे में भी यही बात सच है। जोरवे का सबसे बड़ा निवास दैमाबाद है, जिसमें 4000 की संभावित आबादी वाले 22 हेक्टेयर में फैला हुआ रहवास था।
जिसे प्रोटो शहरी माना जा सकता है। हालांकि ज़ोरबे की बस्तियों की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती थी। पाकिस्तान के स्वात घाटियों में कुछ उत्तरी शहरी हड़प्पा बस्तियां खोजी गई हैं। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन के विकसित स्वरूपों का अभ्यास करते थे। वे धीमी गति की चाक पर बने काले भूरे रंग के पके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ऐसे बर्तन उत्तरी ईरानी पठार के ईसा पूर्व तीसरी से शताब्दी और उसके बाद से मेल खाते हैं। स्वात घाटी के लोगों ने लाल पर काले रंग से चित्रित बर्तन चाक पर बनाए, जो प्राचीन उत्तरी शहरी काल से सिंधु मिट्टी के बर्तनों से मेल खाते थे। वे हड़प्पा के उत्तरी शहरी संस्कृतियों से मेल खाते थे। इसलिए स्वात घाटी हड़प्पा संस्कृति के बाद उत्तरार्ध में एक केंद्र के तौर पर माना जा सकता है। पेज नंबर हमारा 86 है दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के भारतीय क्षेत्रों में कई उत्तरी शहरी हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई, जिसके तहत जम्मू में मांड, पंजाब में चंडीगढ़ व संघौल, हरियाणा में दौलतपुर एवं मित्थल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर व हुलस का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलस में हड़प्पा ने चावल की खेती को अपनाया। उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरे के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते हैं। आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे, जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कपड़े नुमा शैली के अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्व क्षेत्रों में उत्तरी शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर कम जटिल डिजाइन मिलते हैं, हालांकि कुछ नए बर्तनों के स्वरूपों भी मिलते हैं। भगवानपुर के चित्रित हुए बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूपों में मिलते हैं, लेकिन इस समय तक हड़प्पा संस्कृति अपने पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। हड़प्पा शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली है। गुजरात में बाद में अवधियों के घनाकार पत्थरों के जरिए वजन मापन की विधियों और टेराकोटा केक अनुपस्थित थे। साधारणतः सभी उत्तरी शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियां और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। नए लोगों का आगमन, नई हेडिंग है दोस्तों हमारा ये। हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के दौरान कुछ विशिष्ट उपकरणों और बर्तनों से सिंधु घाटी में नए लोगों के प्रवेश का संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में असुरक्षा और हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह गहनों के ढेर दफनाए गए, एक ही स्थान पर मानव खोपड़ी को रखा गया। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों पर नई प्रकार की कुल्हाड़ियाँ, खंजर, मूठ वाला चाकू और सपाट कटारी मिलते हैं। यह किसी बाहरी घुसपैठ व हमले को दर्शाती है। नए लोगों के निशान बाद के हड़प्पा से संबंधित एक कब्रिस्तान में पाए गए हैं, जहाँ के नए प्रकार के बर्तनों को हाल के स्तरों में देखा गया। बलूचिस्तान में कुछ हड़प्पा स्थलों पर नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बलूचिस्तान इंगित करता है कि 1700 में घोड़े और बैक्टीरियन ऊँट वहाँ मौजूद थे। नए लोग ईरान और दक्षिण मध्य एशिया में आए होंगे, लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए। इससे पंजाब और सिंध में हड़प्पा की पूरी बसावट पर फैल जाए। यद्यपि ऋग्वैदिक लोग बड़े पैमाने पर 7 नदियों के क्षेत्र में बस गए थे, जहाँ कभी हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। हमारे पास विकसित हड़प्पा और इंडो आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर किसी भी टकराव का पुरातात्विक सबूत नहीं है। पेज नंबर 87। संभवतः वैदिक लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक इस उपमहाद्वीप में उस दौरान में प्रवेश किया जिसे उत्तरी शहरी हड़प्पा चरण कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 1500 से 1200 तक था। नई हेडिंग हमारा उत्पत्ति और समस्या। ईसा पूर्व 4000 के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पाई कृषि बस्तियों का विकास हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 7000 के आसपास कृषि बस्तियां पहले बलूचिस्तान के पूर्व किनारों पर सिंधु मैदानों की सीमा पर नवपाषाण युग में चीनी मिट्टी के दौर से पहले बसीं। तब से लोग बकरियां, भेड़ और अन्य पशु पालते थे। उन्होंने जौ और गेहूं का भी उत्पादन किया। धनार्जन के इन तरीकों का विस्तार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ, जब भंडारण की स्थापना हुई। ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दियों में मिट्टी की ईंटों का उपयोग शुरू हो गया था। चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की महिलाएं मूर्तियों भी बनने लगीं। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में शुरुआती शहरों के रूप में सुनियोजित सड़क और व्यवस्थित घरों के साथ रहमान देरी नामक जगह विकसित की गई। यह स्थल पश्चिम में
हड़प्पा के लगभग समानांतर स्थित था। यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान की बस्तियों से ही शुरुआती हड़प्पा और विकसित हड़प्पा विकसित संस्कृति हुई है। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का श्रेय मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरणों को दिया जाता है। शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र वर्तमान वातावरण अनुकूल नहीं, लेकिन ईसा पूर्व तीसरी शताब्दियों में वहाँ शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी स्थितियाँ प्रभावकारी नहीं थीं। ईसा पूर्व 3000-2000 में भारी बारिश और सिंधु व इसकी सहायक नदी सरस्वती, जो सिंध की सूखी नदी हकरा के लगभग समान है, सघन जल का प्रवाह इसके प्रमाण है। कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहा जाता है, लेकिन हड़प्पन नदी हकरा में पानी के प्रवाह का आना यमुना और सतलुज के बदौलत था। हिमालय में विवर्तनिक टेक्टोनिक विकास के कारण ये दोनों नदियाँ कुछ सदियों बाद सरस्वती में शामिल हुईं। इसलिए हड़प्पा संस्कृतियों को मदद करने का श्रेय वास्तव में सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए, अकेले सरस्वती को नहीं। इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में भारी बारिश के सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नई हेडिंग हमारा, क्या हड़प्पा सांस्कृतिक वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं ऋग्वेद में नहीं है। नियोजित कस्बों, शिल्प, वाणिज्य और बड़ी ईंटों के बने बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता है, आगे इसका उल्लेख होगा। और कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग, पेज नंबर हमारा 88, नहीं करते थे। शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अफगानिस्तान में भी रहते थे। विकसित शहरी चरण ईसा पूर्व 2500 से 1900 तक चला, लेकिन ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 के आसपास स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूँ, सेसामम और मटर से परिचित थे। आरंभिक वैदिक लोग गेंडों से अपरिचित थे, जबकि हड़प्पन लोग गेंडों से परिचित थे। बाघ के संदर्भ में ऐसा ही था। वैदिक प्रमुख अश्वाग्रही होते थे। यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार इस पशु का उल्लेख किया गया है, लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शायद ही घोड़े से परिचित थे। हड़प्पन टेराकोटा में हाथी के संकेत हैं, किंतु घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में यह महत्वपूर्ण नहीं है। हड़प्पन लेखन, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन वैदिक समय का कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है। हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिण एशिया में हैं। लास्ट हेडिंग हमारा, निरंतरता की समस्या। कुछ विद्वानों हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता के बारे में बात करते हैं, जबकि अन्य विद्वान शहरीकरण से लेकर अशहरीकरण के परिवर्तनों के बारे में। चूँकि शहरीकरण हड़प्पा संस्कृतियों की बुनियादी विशेषता थी, इसके पतन के साथ हम सांस्कृतिक निरंतरताओं के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसी तरह हड़प्पा शहर का अशहरीकरण महज एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ लगभग 1500 वर्षों तक कस्बों, लिपियों में पकी ईंट का लापता होना है। उत्तर भारत में ये तत्व कुषाण कस्बों के अंत तक गायब नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1900 में गंगा के समतल मैदानी इलाकों और उत्तर भारत में हड़प्पा संस्कृति जारी रही। हालांकि ईसा पूर्व पहली शताब्दियों के पूर्वार्ध में चित्रित भूरे बर्तनों की संस्कृतियों में कोई महत्वपूर्ण हड़प्पा विशेषता नहीं दिखाई देती। चित्रित भूरे बर्तन PGW की संस्कृति, बड़ी इमारत, पकी ईंटें, कांस्य लेखन से शहरीकरण का सबूत नहीं मिलता, किंतु इस अवधि में बर्तनों का अपना वैशिष्ट्य है। यद्यपि पकी ईंटों के दो एक उदाहरण ईसा पूर्व 1500 के आसपास मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में पकी ईंट का प्रवेश वस्तुतः ईसा पूर्व 300 में उत्तरी कालिस पुलिस वाले बर्तन NBPW संस्कृति के चरण में हुआ। इसी तरह हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मणी लिपि के रूप में लेखन NBPW चरण के दौरान मुद्राओं में लाया आया। हालांकि यह बाएं से दाएं लिखा गया था, जबकि हड़प्पा की लिपि को दाएं से बाएं लिखा गया था। इसी तरह NBP मिट्टी के बर्तन हड़प्पा के बर्तनों से संबंधित नहीं है। NBPW काल में लोहे के प्रभावी उपयोग ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दियों में मध्य गंगा के समतल मैदानों में एक नए सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को जन्म दिया। हालांकि सिंधु संस्कृति की विशेषताओं के रूप में ना तो लोहा चिन्हित था, न सिक्का, जबकि ये दोनों NBPW चरण के पहचान और संकेत थे। सिंधु संस्कृतियों के कुछ छिटपुट मोती गंगा के मैदानों तक पहुँच तो गए थे,
किंतु उन्हें सिंधु की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं मानी जा सकती। इसी तरह ईसा पूर्व 2000 के बाद भी चीनी मिट्टी की कुछ हड़प्पन वस्तुओं और टेराकोटा का निर्माण हो रहा था, किंतु यह अकेले विकसित हड़प्पा संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। सिंधु संस्कृतियों के बिखरे तत्व राजस्थान, मालवा, गुजरात और ऊपरी डेक्कन की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जारी रहा, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 1900 में शहरी हड़प्पा संस्कृतियों के अंत के बाद इंडो आर्यन और मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान हुआ। हड़प्पा से जुड़ी मुंडा और प्रोटो द्रविडियन भाषाएं इस्तेमाल होती रही हैं। बातचीत के माध्यम से आर्य और आर्य पूर्व दोनों भाषाएं समृद्ध हुईं। हम संस्कृत में मिट्टी के बर्तनों और कृषि के लिए आर्य पूर्व शब्द पाते हैं, लेकिन पलड़ा आर्य इंडो आर्यों के पीछे भी भारी रहा, जिनकी भाषा भारतीय उपमहाद्वीपों के प्रमुख भागों में फैली हुई थी। दोस्तों, ये हमारा सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।